नवपाषाण काल से चली आ रही एक परंपरा जो समय के साथ हमारे जीवन का आधार बन गई है। उसी परिवार से अर्थात कृषि परिवार से आप और हम सभी लोग आते हैं, जिसके बारे में सदियों से कहा आता जा रहा है कि ये खुद तो भूखे सो जाते हैं, लेकिन विश्व में किसी को भी अपने कृत्यों से भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए वे सदैव धूप में तप कर भी इतनी मेहनत करते हैं कि वो आप सभी को अन्न उत्पादित कर सके, आपकी सेवा कर सके। आइए उसी कृषि प्रधान देश से मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में, जहां पर हम सभी लोग बात करेंगे आज कृषि के बारे में। कृषि के बारे में एक बहुत ही देख रहे हैं पीछे एक श्रृंखला बनी हुई है, जिस श्रृंखला में पिछले कुछ समय से आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर हम किन एग्जामों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो एग्जाम है आपके यूपी SSC पेट ग्रुप डी, आगे आने वाले पेपर जैसे कि वीडियो हो गया आपका, या जो भी ऐसे पेपर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, एक एक फैक्ट को आप नोट करते जाइएगा, और अगर आप फैक्ट को नोट नहीं कर रहे हैं तो कान में लीड लगा करके सुनिएगा, और एक से दो बार सुनेंगे तो आपको मैं इस प्रकार से यहाँ पर ये आप क्रमबद्ध तरीके से बताया गया कि आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग कृषि के बारे में बात करेंगे, कृषि के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा देर या ज्यादा समय को न गंवाते हुए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है समय। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो हम लोग आज से पढ़ेंगे कृषि के बारे में। तो भारत में क्या है कि जो कृषि है वो आपकी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लगभग जो भारत का भू भाग है उसका 51% जो भाग है उस पर लगभग कृषि कार्य होता है। ठीक है, तो लगभग ज्यादातर लोग क्या है, कृषि करते हैं, किसान हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। अगर हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में आप 3 सेक्टर्स पढ़ते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। तो प्रश्न पूछा जाता है, लेखपाल में पूछा गया था कि कृषि किस में आता है, तो ये आपका प्राथमिक सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रियल वाला आपका द्वितीयक में आता है, और सेवा वाला आपका तृतीयक में आता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं। उसके बाद अगर मैं बता दूं तो देश की लगभग ये आप यहाँ पर चल रहा है, देश की लगभग 55% जनसंख्या आपकी कृषि पर निर्भर है। किस पर है? कृषि पर निर्भर है। एक प्रश्न और आपका पूछा जाता है, प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, तो प्रचंड बेरोजगारी को हिंदी में कहते हैं, उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है छिपी हुई बेरोजगारी होता है। ठीक है, और इसका भी संबंध कृषि से ही है। ठीक है, अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया कि 51% भूभाग पर आपका कृषि कार्य होता है, 4% आपका चारागाह वाला। चारागाह वाला मतलब ये होता है कि जहां पर आपका पशुओं के लिए चारा जो है वो, ठीक है, वो वाला जो बंजर भूमि भी होती है। 21% भाग पर क्या है, वन है। ठीक है, और 24% भूमि क्या है, बंजर है आपकी। क्या है, टोटल जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें उत्पादित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, बंजर भूमि कहलाती है। ठीक है, जैसे आप जब जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे तो खादर और बांगर वाले में आएंगे। ठीक है, और वो वाली भी जहाँ पर वो भी अब धीरे धीरे जब हम बात करते हैं अपने 1967-68 में आपकी हरित क्रांति आई, और उसके थ्रू जब हम ज्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर किया हमने, और उसके द्वारा क्या हुआ कि बंजर भूमियां ज्यादा होने लगी, और जो आपके उत्पादन तो ज्यादा हुआ लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिला। तो वो भी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे फसलों के बारे में। तो यहाँ पर हम मिट्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मिट्टी कृषि का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की जो आपकी खेती होती है, किस प्रकार की जो फसलें होती हैं, किस प्रकार की खेती के लिए ये कौन सी मिट्टी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और तो ये जब प्रश्न इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट जो भी बनेंगे आपकी, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है,
अगर हम बात करें फसलों के प्रकार के बारे में, तो फसलें आपकी अगर हम बात करें तो मौसम के हिसाब से फसलों का वर्गीकरण करेंगे तो रबी, खरीफ और जायद बनता है। रबी की अगर हम बात करें तो रबी आपका अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 20% नमी की आवश्यकता होती है, इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो जब उत्तर भारत में या कहें तो जब आपका सर्दी का मौसम होता है तब इसकी बुआई की जाती है और उसमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो है रबी की फसल है। तो देख लेते हैं, तो गेहूं आपका, गेहूं, जौ, चना, राई, मटर, आलू, सरसों और मसूर, ये आपकी क्या है रबी से रिलेटेड फसलें हैं। फिर से एक बार आप सुन लीजिए, गेहूं, जौ, चना, राई, मटर, आलू, सरसों, मसूर, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी रबी से रिलेटेड फसलें हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो खरीफ के बारे में, तो खरीफ में आपका बन जाता है कौन कौन से आ जाते हैं। तो खरीफ के बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं कि इनकी बुआई कब होती है। तो खरीफ आपका जो है इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो ये आपका भाई जून जुलाई वाले माह में, मतलब इसी समय, अभी कुछ ही समय पहले जो है धान की जो बुआई होती है वो की गई है, ठीक है। तो आपका जो जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और इसका जो कटान है वो कब किया जाता है, अक्टूबर जो है लगभग महीने में, सितंबर अक्टूबर वाले महीने में की जाती है कटाई। और अगर हम बात करें रबी के फसल की कटाई कब की जाती है, ठीक है, तो रबी के फसल की कटाई आपकी मार्च अप्रैल वाले महीने में की जाती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो खरीफ की हमने बुआई आपको बता दी कि कब की जाती है, जून जुलाई वाले महीने में की जाती है। और जो खरीफ की फसल है, पूछा जाता है कि मानसून पर आधारित, जो मानसून पर आधारित आपकी फसल है वो जो है कौन सी होती है, तो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं, ये मानसून पर निर्भर करती हैं। जैसे आप इस बार अगर सर्वे पढ़ेंगे तो जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि इस बार का जो मानसून है वो काफी विलंब है, मतलब विलंब में आएगा, लेट में आएगा, तो उससे खरीफ में आने वाली जो फसलें हैं उस पर उनका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा, आप खुद ही देख रहे हैं कि इस बार जो है जो धान की बुआई है वो सर्वे के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा उसका जो एरिया है वो कम हुआ है और उत्पादन भी कम होने के आसार है, ठीक है। तो इस पर भी एक डिबेट चल रही है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रमुख फसलें आ जाती हैं उसमें, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन, ये सभी क्या है खरीफ की फसलें हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, ज्वार, बाजरा और मक्का ये मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। बाजरे का वर्ष आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो 2023 को बाजरे का वर्ष वो भी घोषित किया गया है। ज्वार, बाजरा, मक्का ये आपका राजस्थान, मतलब कि जो आपके क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। मोटे अनाज सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होते हैं, राजस्थान में होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या ये भी खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। तो ये भी हम इसके लिए भी आपके लिए जब बात करेंगे तो अलग अलग जहाँ पर हम लिस्टों की बात करेंगे तो वहां पर उनकी हम पूरी बातें करेंगे, ठीक है। जायद की अगर हम बात करते हैं तो जायद की बुआई की अगर हम बात करते हैं आपकी, ठीक है, तो जो जायद की बुआई होती है आपकी, ठीक है, ये भी फरवरी मार्च वाले हिस्से में होती है, ठीक है। और तो इसमें क्या आता है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ठीक है, जो गर्मियों के मौसम में फल जो खाए जाते हैं ये आपके कहलाते हैं जायद कहलाते हैं। और इसमें आता है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और खीरा, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो जायद आपका तीसरा मौसम के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। आइए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उनके मुख्यालयों की बात कर लेते हैं, जहां से हमें पता चलेगा कि किनका मुख्यालय कहां पर है, तो ये पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉफी के बारे में, तो कॉफी बोर्ड कहां पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है। और कॉफी की अगर हम बात करते हैं तो कॉफी आपका कर्नाटका में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और कॉफी बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। रबड़ की अगर हम बात करें तो रबड़ आपकी कहां पर पाई जाती है, कोट्टायम में पाई जाती है। और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में केरला में होता है। चाय बोर्ड की बात करें तो चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है, ठीक है। और चाय सर्वाधिक कहां पर उत्पादित की जाती है, चाय सर्वाधिक आपकी असम में उत्पादित की जाती है। अगर हम बात करें आपकी तो तंबाकू की, तो तंबाकू बोर्ड आपका कहाँ है, गुंटूर में है। कहां पर, गुंटूर में है। मसाला बोर्ड की बात करें तो मसाला बोर्ड आपका कोची केरल में है। लेकिन सर्वाधिक मसाले का उत्पादन अगर बात करें तो सर्वाधिक मसाले का उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश में होता है,
ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी जो है आवाज काफी ज्यादा तेज लग रही है या मैं काफी तेज बोलता हूं वीडियो में, तो दरअसल मुझे बताने वाला या आप मेरे कैमरे के पीछे कोई नहीं है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर धीरे पढ़ाया करिए या आपकी आवाज सही है। जो भी आप कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए जो है काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड, ये कहां पर है, नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, ये कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण कहां पर है, आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, ये अभी ये जो लास्ट में मैंने 3 पढ़ाए हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, राष्ट्रीय मांस, क्योंकि अभी आपको अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहीं पर आपका जो है काफी ज्यादा पूछा गया है ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आपके आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा कृषि के बारे में और बात कर लेते हैं, तो पहले कृषि मंत्री कौन थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तिलहन के अगर, और पहले कृषि मंत्री 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक 1946 में मंत्री परिषद बना था, एक बना था 1947 में। एक बना था स्वतंत्रता पूर्व, एक बना था आपका स्वतंत्रता पश्चात में। दोनों में ही कृषि मंत्री कौन थे आपके, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तिलहन, आपका अगर बात करें तिलहन का जो प्रोडक्शन का मिशन था, ये कब चालू हुआ था, 1986 मतलब 1986 में हुआ था। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां पर जो है, ये आपका उत्तराखंड, पंतनगर उत्तराखंड में है। पहले ये उत्तर प्रदेश में था, विभाजन हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में गया। ठीक है, तो वो पंतनगर में किया गया था, उसका नाम क्या था, जीवी पंत कृषि जो है यूनिवर्सिटी। हरित क्रांति के अगर विश्व में अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग जनक है। ठीक है, और भारत में अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है, यहीं पर मैक्सिको से जो है गेहूं की और चावल की नई बनी हुई, जैसे चावल में बात करें तो IR-20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फसल बन जाती है। ठीक है, तो मैक्सिको से आती है, और इसमें जो एक, और ये दौर तब का था 1967 मतलब 1967 और 1968 का जो दौर था। ठीक है, तो उसमें हरित क्रांति आती है आपकी। ठीक है, अगर हम बात करें श्वेत क्रांति के बारे में, तो आपका 1970s का दौर था, और इसमें क्या जो है कौन था, इसके जो अध्यक्ष थे, तो हम बात कर सकते हैं वर्गीस कुरियन थे। अब हम अगर बात करें तो पहले कृषि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, संविधान से भी प्रश्न बन जाता है। तो कृषि किस जो है उसका विषय था, जैसे कि आप जो आपकी 7वीं वो है सूची, तो उसमें जो है आपका राज्य की में आता है, राज्य का विषय है। ठीक है, जो आपकी कृषि है वो राज्य का विषय है, और इसकी प्रविष्टि पूछ ली जाती है, तो आपके जो अनुसूची 7 है उसकी प्रविष्टि 14 में इसका जो है वर्णन किया गया है कृषि के बारे में टोटली। ठीक है, और आपकी अगर हम आगे बात करते हैं तो कुछ पहले कृषि संगठन और उसके मुख्यालय की बात करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं पहले जो अभी हमने आपको बता दिया कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, और श्वेत क्रांति के वर्गीस कुरियन है। तो पहले हम जान लेते हैं कुछ कृषि संबंधित जो क्रांतियां हुई हैं। ठीक है, उनके नाम और किससे संबंधित है वो। ठीक है, और फिर हम कुछ जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख लेंगे। ठीक है, जैसे रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, उसके बाद हम जो है अपना कृषि संगठन और उसके मुख्यालय की, जो कि भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है। मैंने अभी भी आपको बताया है कि 1967-1968 में आई थी। इसके विश्व में जनक कौन है, ठीक है, इसके विश्व में जनक आपके कौन बन जाते हैं, इसके विश्व में बन जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, अभी ही हाल फिलहाल में मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसमें क्वारा कल्चर नाम का एक जो है एक फीचर होता है, उसको भी लॉन्च किया गया है आपका। ठीक है, एक्वा कल्चर करके उसका नाम है। ठीक है, तो ये भी देख लेंगे। तो नीली क्रांति काफी इंपॉर्टेंट उस लिहाज से बन जाती है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें भूरी क्रांति आपके उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, रजत क्रांति की अगर बात करें तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति की अगर बात करें, ठीक है, इसको बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति की अगर हम बात करें तो टमाटर और मांस से भी संबंधित है। और गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति की बात करें तो फल उत्पादन से।
गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति की बात करें तो बागवानी से, अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना से, खाकी क्रांति की बात करें तो चमड़ा उत्पादन से, और काली क्रांति की बात करें तो इसका संबंध किससे है? कच्चे तेल के उत्पादन से है। मैंने अगर आप एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, इसमें काफी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी इस बार जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो मैं बताता जाऊंगा कि इसको तो आप बिल्कुल भूलना ही नहीं भूलना है, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में जो चीजें हैं, जैसे कि हरित क्रांति आपका खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य से, इसको आपको एक बार इस पे या 5 स्टार लगा लेना है। भूरी जो है आपकी जो क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है। भूरी की अगर हम बात करें तो उर्वरक से संबंधित है, क्योंकि ये उर्वरक जो फर्टिलाइजर है इसकी अभी कहीं ना कहीं से कमी देखी गई। जब अभी आपकी खरीफ की फसल का जो समय था, ठीक है, उसमें रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो आपकी उर्वरक होती है, ठीक है, तो उर्वरक आपके पेन टपक गया है। तो देखिए जब पेन टपकता है तो प्रश्न आता है, तो भूरी क्रांति समझ लीजिए आपके नेक्स्ट पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो उर्वरक की कमी काफी ज्यादा राज्यों में देखने को मिली थी खरीफ फसल के समय, तो वो काफी ज्यादा उसके लिए आर्टिकल्स भी छपे, और ये भी हुआ कि क्या मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है या कुछ भी है, तो उसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में तो हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। तो रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल के संबंधित काफी ज्यादा चीजें चर्चित में है, तो आप ध्यान रखेंगे कि कृष्ण क्रांति किससे है? बायोडीजल से। लाल क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर और मांस से, गुलाबी क्रांति की बात करते हैं झींगा मछली से। इस पर भी आप 5 स्टार रेटिंग लगा लीजिए। गुलाबी क्रांति आपकी किससे संबंधित है? झींगा मछली से। बादामी की अगर हम बात करते हैं तो मसाला उत्पादन से, और मसाले में मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो होता है आपका आंध्रा में, मतलब आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में पहले अभी जो है क्या होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां जो है आपकी अलग अलग हुई थी, उनको कैंसिल कर दिया था वहां के हाईकोर्ट, अमरावती हाईकोर्ट ने। तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि उसके बाद कौन सी एक राजधानी जो बची हुई है, ठीक है, मतलब जिसको एक राजधानी के रूप में माना है आंध्र प्रदेश में, वो कौन सी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सुनहरी क्रांति की तो वो फल उत्पादन से है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गोल क्रांति की तो आलू उत्पादन से है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्वर्ण क्रांति की तो बागवानी से संबंधित है। अगर हम अमृत क्रांति की बात करते हैं तो नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं खाकी क्रांति की तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति की बात करें तो कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, कच्चे तेल से संबंधित है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं? 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, तो पिसीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर कहा जाता है। फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। केचुआ उत्पादन क्या कहता है? वर्मीकल्चर कहलाता है। और आपका फल उत्पादन क्या कहलाता है? पोमोकल्चर कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फल उत्पादन क्या कहलाता है? पोमोकल्चर कहलाता है। सब्जी उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। और बागवानी क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। एक बार फिर से याद कर लेंगे फटाफट जल्दी जल्दी से। रेशम कीट उत्पादन सेरीकल्चर, मधुमक्खी एपीकल्चर, मत्स्य पालन पिसीकल्चर, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर, केचुआ उत्पादन वर्मीकल्चर, फल उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जी उत्पादन ओलेरीकल्चर, और बागवानी आपकी क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। अगर हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करेंगे, इतनी बातें हमने कर ली। क्या क्या पढ़ लिया हमने? कृषि के बारे में जानकारी कर ली, फसलों के मौसमी प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालय बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद कृषि से संबंधित जो एक आधे पॉइंट पूछ ले जाते हैं कभी कभी, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर बात कर ली हमने। फिर हमने बात की कृषि संबंधी क्रांतियों के बारे में, फिर उनका जो पालन उत्पादन या उनकी जो खेती के बारे में एक जो सब पूछा जाता है, ठीक है, जो एक साइंटिफिक वर्ड पूछा जाता है, उनकी बातें हमने कर ली। आप सबसे ज्यादा जो एक विस्तृत लेवल है, ठीक है, जो हमने जो पिछले आए हुए जितने भी पेपर पिछले लगभग 10 से 15 सालों में आए हुए हैं, उनसे छाट करके जो है आपके लिए यहाँ पर मैंने जो कृषि संगठन उनके मुख्यालय है उनको लिखा गया है। आप जो है इसमें कोई भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी पिछले कुछ वर्षों में आए हुए हैं। नोट जरूर कर लीजिए और एक एक चीजों को नोट करते हुए और याद करते हुए चलिएगा। आइए बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। भारत समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? मनीला में है, ठीक है। अगर भारतीय चावल अनुसंधान की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में है। अगर हम बात करते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। फिर से सुन लीजिए, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में। आगे अगर हम बात करें सूखे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ओलेप्पो में है। कहाँ पर? ओलेप्पो में है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र, ये कहाँ पर है आपका? मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और बात करते हैं अगर तो अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का विकास केंद्र कहाँ पर है? ये आपका मैक्सिको में है। यही वो केंद्र है जहां से हरित क्रांति को एक बहुत बड़ा रोल होता है हरित क्रांति का, और हरित क्रांति का जो जन्म होता है यह जो अंतरराष्ट्रीय गेहूं मक्का विकास केंद्र जो मैक्सिको में स्थित है वहीं से होता है। अगर हम बात करते हैं अब प्रमुख कृषि संस्थानों के बारे में, ठीक है, अगर देखते हैं तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ पर है आपका? हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान आपका कहाँ पर है? ये आपका कटक में है। भारत डेयरी निगम राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड कहाँ पर है? ये आनंद में है आपका। अगर हम बात करते हैं डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये आपका कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। एक बात और, जो आपका भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है, प्रजनन संस्थान से आप ध्यान रखेंगे कोयम्बटूर। अगर हम बात करें गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात आएगी वो आपका हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन हम लोग तुरंत गलत करके चले जाते हैं क्योंकि वहां पर ऑप्शन वो फंसाने के लिए लखनऊ भी दे देता है और कोयम्बटूर भी दे देता है, लेकिन जो गन्ना प्रजनन संस्थान है आपका वो है कोयम्बटूर में और अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो लखनऊ में है। आगे अगर हम बात करें केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? ये चिकमंगलुर में है, ठीक है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? बैरकपुर में है। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ पर है? जोधपुर में है आपका, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ठीक है। काजरी भी आपका कहाँ पर है? जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में, जिसको सेंट्रल एरिड जोन वाला बोलते हैं, ठीक है, वो वाला। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान आपका कहाँ पर है? जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर आपका? हैसरघट्टा में है, काफी पूछा गया है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपका गाजियाबाद में है। पशु चिकित्सा एवं जीव विज्ञान संस्थान आपका बंगलुरु में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में है और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र आपका कहाँ पर है? पूना में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका कहाँ पर है? बंगलुरु में है और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? नागपुर में है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कृषि संगठन जो आपके संस्थान बन जाते हैं और उनके मुख्यालय बन जाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इन चीजों को आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आप एक अपनी डायरी बना लेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है। और अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को शेयर जरूर करें क्योंकि आप ही एक हैं, ठीक है, जिन पर जो है हमारी जो है डोर है कि आप ही चैनल को शेयर करेंगे तभी हमारा चैनल, हमारा परिवार और बढ़ेगा और हमारी टीम और मेहनत करेगी जिससे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।